जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल सीईटी को मद्देनजर रखते हुए धमाका सीरीज चला रहा है, और इस धमाका सीरीज के अंदर राजस्थान का इतिहास आप लोगों के बीच में लेकर मैं उपस्थित हूँ। मेवाड़ का इतिहास हमारा चल रहा है, और मेवाड़ की 9 क्लासें हो चुकी है। काफी डिटेल में हम उसको पढ़ रहे हैं, जिसके पीछे एक ही उद्देश्य है, ताकि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना हो। ठीक है दोस्तों। तो क्लास क्लास के अंदर हमने तैयारी बता दिया था कि बाबर ने क्या क्या तैयारी कर ली और शाह ने क्या क्या तैयारी की। आज हम सीधा खानवा के युद्ध की चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा कहाँ पड़ता है? रूपवास तहसील, भरतपुर। कहाँ पड़ता है? रूपवास तहसील, भरतपुर के अंदर। कब लड़ा गया था ये युद्ध? 17 मार्च। देख लो, अगर एग्जाम में पूछ लो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पूछे तो और भी अच्छी बात है। 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध। अब दोनों ने तैयारियां कर ली। बाबर जो है वो खानवा के युद्ध के अंदर ही है, और जो खानवा के मैदान के अंदर है, और तैयारियां कर रहा है, सुरंगें बनवा रहा है, तोपों को जंजीरों से बांध रहा है। ठीक है। सांगा ने पाती प्रबंध प्रथा बना दी, पाती प्रबंध प्रथा चला दी, और काफी सारे जो उसके साथ सामंत थे, राजा थे, राव सब आ गए युद्ध करने के लिए। और एकदम हम एक मैप तैयार कर देता हूँ मैं खानवा का, कि ये मान लो ये खानवा का मैदान है, और ये इधर हो गई बाबर की सेना, और इधर हो गई सांगा की सेना। तो सांगा की सेना के अंदर सबसे पहले जो था, सांगा सेना का सबसे पहले था हाथी। सांगा ने सबसे पहले क्या खाली कर दिया? खड़े कर दिए सांगा ने हाथी। हाथी। हाथी को ई लिखना चाहिए था, कोई ना। हाथी के और इसी इन्हीं के बीच में सांगा खुद भी आ गया। और आगे आगे क्या हुआ? हाथियों की जो टोली थी उसी के अंदर खुद भी एक हाथी पे बैठा हुआ था। इसके जस्ट बाद में थे घोड़े। घोड़े वाली सेना, घुड़सवार सेना, गजरोही सेना, अश्वरोही सेना जिसे हम बोल सकते हैं। और इनके बाद में थी पैदल सेना। तो पैदल सेना को क्या बनाया? पैदल सेना कैसे बना? ये पैदल सैनिक हो गए। कौन सैनिक हो गए? पैदल सैनिक हो गए। ये पैदल सैनिक हो गए, सारे के सारे क्या है? पैदल सैनिक। और ये इधर अश्वरोही, और ये गजरोही सेना। तो सांगा ने भी अच्छी तैयारी कर ली। इधर है बाबर की सेना। बाबर ने क्या किया? सबसे पहले क्या लगवाई? सबसे पहले लगवाई तोपें। ये बाबर की क्या है? तोपें हैं। इसके बाद में बाबर ने थोड़ा सा गैप दिया, और उसके बाद में क्या बना दिया? यहाँ पे जाने के बाद इस तरफ बाबर ने रखी अश्वरोही ओ गजरोही सेना। और इस तरफ रखी बाबर ने अश्वरोही सेना। और बीच में रख दी पैदल सैनिक।
और स्वयं क्या हो गया, खुद ही सबसे पीछे हो गया। सबसे पीछे कौन गया है, बाबर। देखो, पूरी सेना आगे खड़ी है, बाबर स्वयं पीछे खड़ा है। बाबर की रणनीति ये थी, बाबर का ये मानना था कि सेना मर जाए पर राजा जिंदा रहेगा, दोबारा सैनिक सेना गठन कर लेगी, करके फिर से युद्ध कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे राजपूतों की क्या रणनीति, क्या सोच थी कि स्वयं लड़ेंगे आगे, तो सेना उत्साहित होकर के हमारे साथ युद्ध करेगी। तो ये चीज थी। अश्वरोही गजरोही जो सेना थी, इसका नेतृत्व करा था हुमायूं। और इसका करा था जो अश्वरोही का, मेहंदी ख्वाजा। तो ये एक तरह से मैदान में सेना सेट हो गई। 17 मार्च प्रातः सुबह 9:30 बजे। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बुक्स में हमें टाइम देखने को मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। कुछ में सिर्फ ये लिखा हुआ है प्रातः। ठीक है, युद्ध स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, युद्ध स्टार्ट हो गया। बाबर ने इस युद्ध के अंदर तुलगुमा पद्धति का इस्तेमाल किया। तुलगुमा पद्धति क्या होता है, तुलगुमा जो पद्धति है, वो तुलगुमा पद्धति दुश्मन को चारों तरफ से घेर करके उस पर आक्रमण करती है। तो बाबर ने कुछ सेना इधर से भेजी सामा की तरफ, और कुछ सेना इस तरफ से भेजी। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, बाबर ने युद्ध से पहले अपने जो कुछ घुड़सवार थे, उन घुड़सवारों को क्या किया, यहाँ पर ये जो बॉर्डर लाइन है, जहां पर बॉर्डर लाइन है, ये यहाँ पर भेजा कि तुम घुड़सवारों, तुम जाओ और क्या करो, थोड़ी सी हलचल पैदा कर दो यहाँ। थोड़ी सी क्या कर दो, थोड़ी सी हलचल पैदा कर दो। तो घुड़सवार जो है, घुड़सवार आते हैं, यहाँ पे हलचल पैदा करते हैं और वापस चले जाते हैं। अब समझ दोस्तों, यहाँ पर हलचल पैदा होती है, इसकी खबर इनको मिलती है थोड़ी देर बाद में। इतने में ही हलचल पैदा करके जा चुके हैं। यहाँ की खबर यहाँ तक पहुंचती है और थोड़ी देर बाद में। तो जब पैदल सेना को पता चलता है कि युद्ध शुरू हो चुका है, तो पैदल सेना क्या करती है, आगे वाली सेना को पुश करती है, धक्का लगाती है। आगे वाली सेना उससे आगे वाली सेना को धक्का लगाती है, और ये जो अश्वरोही गजरोही सेना है, ये आगे बढ़ करके इधर आ जाती है। मतलब कि जो तोप होती है, इन तोपों की रडार में आ जाती है, मतलब कि इन तोप की मारक क्षमता के अंदर आ जाते हैं हाथी। बाबर क्या चाहता था, बाबर ये चाहता था, इस युद्ध के अंदर बाबर के दो तोपची होते हैं, एक का नाम होता है मुस्तफा, एक का नाम होता है उस्ताद अली। तोपचियों का क्या नाम होता है, तोपचियों का नाम होता है मुस्तफा, और होता है उस्ताद अली। ये दो क्या थे, तोपची थे, और कहते हैं बहुत तगड़े तोपची थे। निशाना खाली नहीं जाता था इनका। ये गाना गाया करते थे कि मैं हूँ शिकारी उड़िए, खाली मेरा वार न जाता, मुझको ना पहचाने तो क्या तेरा घर मार नहीं आता। तो इन तोपचियों ने तोप के गोले दागना शुरू कर दिया। जैसे युद्ध के मैदान में तोप के गोले फटते हैं, हाथी हाथी चक्राजित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। हाथियों ने कभी तोप के गोलों की आवाज नहीं सुनी थी, तो वो हाथी का बौखला जाते हैं। और जैसे तोप के गोले फटते हैं, ये हाथी यू टर्न ले लेते हैं यहाँ से। हाथी क्या ले लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, और सांगा की सेना के बीच में भगदड़ मच जाती है। सांगा की सेना के बीच में क्या होता है, भगदड़ मच जाती है। बाबर ने यहाँ से जो तीरंदाज होते हैं, उन तीरंदाजों को आदेश दिया कि पूरी सेना को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक पे निशाना लगाओ, सांगा पे। बाबर ये जानता था कि अगर सांगा खत्म तो सब खत्म, पूरी सेना यही, पूरी सेना का मनोबल
ऐसे ही टूट जाएगा। तीरंदाजों ने निशाना लगाना शुरू कर दिया और कहते हैं युद्ध शुरू होने के थोड़ी देर बाद में एक तीर सांगा के सिर पे आकर लगता है। एक तीर क्या होता है, एक तीर सांगा के सिर पे आके लगता है, तो उससे क्या होता है, सांगा मूर्छित हो जाता है। सांगा जब मूर्छित हो जाता है, हाथी के ऊपर से सांगा जब दिखता नहीं सैनिकों को, तो सेना में हलचल मच जाती है और ज्यादा। भगदड़ तो चल ही रही थी, सेना में और हलचल मच जाती है कि हाथी पर हमको हमारा राजा दिख नहीं रहा। तो ऐसे में क्या होता है, जो सामंत होते हैं वो सामंत क्या कहते हैं, सलूम्बर का एक सामंत आया हुआ था, सलूम्बर, तो कौन था, रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह चूड़ावत को कहता है कि एक काम करो, तुम महाराजा के राज्य धारण करके हाथी पर बैठ जाओ, ताकि सेना को ये लगे कि सांगा भी जिंदा है और हाथी पर बैठा हुआ है। परंतु रतन सिंह मना कर देता है। रतन सिंह ऐसा कहता है कि मेरे पूर्वजों ने मेवाड़ का जो राजचिन्ह है इनका त्याग कर दिया है। हाँ, अगर कोई और व्यक्ति है जो राजचिन्ह धारण कर लेगा तो मैं उसकी मरते दम तक रक्षा करूंगा, जब तक जान है तब तक मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो सांगा का जो राजचिन्ह है, सांगा क्या है, राजचिन्ह कौन धारण करता है, झाला अज्जा। झाला अज्जा को राजचिन्ह वगैरह पहना करके हाथी पर बैठा दिया जाता है और सेना झाला अज्जा के नेतृत्व में युद्ध करने लगती है। बौखलाई हुई सेना बहुत हद तक खुद को कवर कर लेती है। संगा को तो ले जा चुके हैं सामंत, अभी युद्ध चल रहा है सेना का। सेना बहुत हद तक खुद को संभाल लेती है और युद्ध के लिए फिर से इकट्ठित होकर के बाबर की सेना से युद्ध करती है। और कहते हैं बाबर की सेना का जो बायां पक्ष है, दायां पक्ष, वो इनको काफी नुकसान पहुंचाने लग जाती है। लेकिन सांगा की जो दो ने युद्ध पूर्वा पद्धति ने जो वो क्या करती है, सांगा की सेना को पीछे से ध्वस्त करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये सब भी चलता रहता है, तो भी सांगा की सेना बहुत अच्छा युद्ध कर रही थी, लोग मर रहे थे पर वो आगे बढ़ वीरता से लड़ रहे थे। हरावल सांगा की जो हरावल सेना था, उस हरावल सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो तो नागौर के और रायसेन के। नागौर का तो कौन था, खान ज्यादा। रायसेन का कौन था, सलंदी तंवर। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों विश्वासघात करते हैं और ये दोनों को क्या करते हैं, बाबर की सेना में जाकर मिल जाते हैं। तो हरावन सेना जब सेना का सबसे आगे का नेतृत्व करती है, अगर वही सेना को मारने लग जाए तो सेना के लिए और दुविधा हो जाती है। कहते हैं कि सुरक्षा जो विद्रोही है उनसे तो कर सकते हैं, पर जो अपने धोखा देते हैं उनसे सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। और जो सांगा की सेना है वो इस युद्ध के अंदर हार जाती है, बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। और बाबर जब इस युद्ध को जीतता है तो जो सांगा की सेना है उनके सैनिकों के कटे हुए मस्तकों का कहते हैं ढेर लगाता है और उन ढेर के ऊपर बैठ करके गाजी की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है बाबर, बाबर उपाधि धारण करता है, उपाधि गाजी की। कौन सी उपाधि धारण करता है बाबर, बाबर करता है गाजी की उपाधि धारण करता है। तो दोस्तों ये था खानवा का युद्ध। पूरी तरह से हमने खानवा के युद्ध की चर्चा कर ली है। अब खानवा के युद्ध की जब हमने चर्चा कर ली है, अब थोड़े बहुत और हम बात कर लेते हैं क्या क्या सीन होता है बाबर के युद्ध की। अब बात करते हैं बाबर की जो विजय हुई थी, उस विजय के अंदर क्या क्या पैरामीटर होते हैं। तो वो पैरामीटर ये है, जीत के क्या कारण बताया था बाबर के। तो बाबर की जीत के कारण यह है कि उसने शुद्ध को जिहाद का नारा दे दिया था। बाबर एक कुशल सेनापति, राजनीतिक चतुर व्यक्ति था। बाबर ने सेना का अच्छा संचालन किया। बाबर की तोपें, बाबर की बंदूकें, बाबर खुद युद्ध के पीछे सेना के पीछे होकर के सेना का नेतृत्व करा था। ये बहुत सारे कारण हैं जो बाबर की विजय का बताते हैं। संघ की हार के कारण ये बताया जाता है कि आधुनिक हथियार नहीं थे, तोपें वगैरह नहीं थी। भाई तलवार, भाले, गोलियों का सामना कब तक कर सकते हैं। दूसरा, बाबर को युद्ध की तैयारी का मौका देना। बयाना का युद्ध और जो खानों का युद्ध था, इसके बीच में जो 1 महीने का गेप था, इस बीच में हमें देखते हैं बाबर द्वारा बहुत ज्यादा युद्ध की तैयारी की जाती है। ग्राउंड
ऑन ग्राउंड फील्ड के अंदर तैयार की जाती है। सांगा के द्वारा से पत्र लिखा जाता है, सेना मंगाई जाती है। संख्या बल में सांगा बहुत ज्यादा था, परंतु जो दिमाग के तौर पर लड़ी गई लड़ाई थी उसमें बाबर सांगा से कई आगे था। तो ये चीजें हमें बताई जाती है आगे कि हम चर्चा करते हैं। अब इसे ठीक है दोस्तों, इसे क्या ही उतारोगे, तो समझने के लिए था, मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। सांगा से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसलिए हम सांगा को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। सांगा, जब सांगा घायल हो गया तो सांगा को कहाँ लेके जाते हैं, बसवा। सांगा को कहाँ ले गए, सांगा को बसवा ले गए। बसवा ले जाते हैं सांगा को, जहां सांगा को होश आ जाता है। होश में आते हैं सांगा सबसे पहले युद्ध के बारे में पूछते हैं कि भाई युद्ध का क्या हुआ, मैं तो युद्ध के अंदर था, यहाँ कैसे पहुंच गया। सेनापति होते हैं, वो बताते हैं कि आप युद्ध तो कर रहे थे, पर एक तीर आपके सिर में आके लगा और आप मूर्छित हो गए, तो हम आपको वहां से निकालना है। सांगा को ये चीज बहुत बुरी लगती है कि मैं युद्ध करना चाहता था, पर मैं युद्ध कर नहीं पाया। उसके मन में कहीं ना कहीं ठेस रह जाती है। तो सांगा यहाँ से क्या करता है, रणथंभौर जाता है। यहाँ से सांगा रणथंभौर दुर्ग में चला जाता है। अब समझना आगे की दोस्तों, आगे की कहानी सुनना। सांगा यहाँ से बसवा से कहाँ चला जाता है, रणथंभौर दुर्ग में चला जाता है, और वहां पे कुछ दिन रहने लग जाता है। इस रणथंभौर दुर्ग में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जलसाज चारण। ये जलसाज चारण सांगा को वीर रस की कविताएं सुनाता है। कौन सी कविताएं सुनाता है, वीर रस की कविताएं सुनाता है, कहानियां सुनाता है वीर रस की। जलसाज चारण सांगा को कि आप तो इतने महान हो, आप तो इतने खतरनाक हो, आपने तो ये किया है, आपने तो वो किया है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करता है। तो वीर रस की कविताओं से सांगा का स्वास्थ्य बहुत जल्दी रिकवर होता है। इससे क्या होता है, सांगा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन सांगा के मन में अभी भी क्या है, युद्ध को लेकर के वो बना हुआ है अंदर ही अंदर कि मैं युद्ध करना चाहता था पर युद्ध नहीं कर पाया। तो सांगा यहाँ से क्या करता है, अपनी सेना इकट्ठी करता है, अपन अपने सैनिकों को बोलता है, सेनापतियों को बोलता है युद्ध की तैयारी करो, हम फिर से क्या करेंगे, बाबर से युद्ध करेंगे। तो सांगा के मन में वो है ना, ये सैनिक है, ढंग से युद्ध नहीं कर पाया, तो मन में होता ही है। तो सांगा क्या करता है, सैनिकों को एक जगह पड़ती है इरीच। एक जगह पड़ती है कहाँ पे, इरीच। ये भी कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश। यहाँ से सैनिकों को कहाँ रवाना करता है, इरीच मध्य प्रदेश में सैनिकों को रवाना करता है कि सैनिकों तुम तो यहाँ पहुंचो। सैनिकों को भेजा, और स्वयं कहा जाता है कालपी। स्वयं कहा जाता है कालपी। स्वयं कहाँ चला जाता है, कालपी स्वयं। अब वहां के जो सेनापति होते हैं, जो उस युद्ध में, जो उस युद्ध का निर्णय सुनते हैं, उस युद्ध के अंदर कितनी मारकाट हुई थी, कितनी जाकर कितना भयंकर नरसंहार हुआ था, तो वो जो सेनापति थे वो युद्ध नहीं चाहते थे कि अब एक और युद्ध हो। परंतु सांगा जो है, उसके मन में तो ठेस पहुंची हुई है कि वो बाबर को हराना चाहता है। और सांगा का युद्ध के अंदर इतनी ज्यादा उत्सुकता देख करके वो सेनापति घबरा जाते हैं, और इस कालपी नाम की जगह पर, कालपी नाम की जगह पर सांगा को जहर दे देते हैं। सांगा को क्या दे दिया, सांगा को जहर दे दिया। कौन सी जगह पर, कालपी नामक जगह पर क्या दे दिया, सांगा को जहर दे दिया गया।
यहाँ से सांगा को मांडलगढ़ ले जाया जाता है और वहां पे सांगा क्या है, दाह संस्कार किया जाता है, जहाँ पे सांगा क्या है, छतरी बनी हुई है। तो दोस्तों, जिस दिन सांगा को जहर दिया जाता है वो दिन था 30 जनवरी का 1528। ये 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी की भी हत्या हुई थी, तो ये 30 जनवरी है। तो और क्या कहते हैं, सांगा को कहाँ ले जाया जाता है, मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा ले जाया जाता है, जहाँ सांगा क्या बनी हुई है, जहाँ सांगा की छतरी बनी। दोस्तों, ये था सांगा का पूरा जीवन काल। हमने इसकी बहुत अच्छे से चर्चा की है। मुझे लगता है सांगा की परीक्षा तीसरी क्लास होगी है, और तीसरी क्लास के अंदर 2 ढाई क्लास के अंदर सांगा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, पर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इससे आप कुछ बाहर नहीं जाएगा। आप एक एक मेरी बातों को ध्यान से सुनना और उसे नोट डाउन करना। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसे नोट डाउन करना ही है, और मैंने जो बोला है उसे नोट डाउन करना। हालांकि मैं इनके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आप क्लासों को देखिए और खुद से नोट्स बनाइए, इसे उतार लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। अगला जो शाखा के हम उसकी चर्चा करेंगे। यहीं पे चर्चा कर लेते हैं सांगा की राजपत्नी की। सांगा की दो पत्नियां थी। बड़ी वाली पत्नी का नाम था धनबाई, छोटी वाली पत्नी का नाम था करमावती। धनबाई के दो पुत्र थे। एक का नाम था भोजराज, और एक का नाम था रतन सिंह। कर्मावती के भी दो ही पुत्र थे। एक का नाम था विक्रम सिंह, इसको क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य। दूसरे का क्या नाम था, दूसरे का नाम था उदय सिंह। ये उदय सिंह सेकंड है, हालांकि हम उदय सिंह पढ़ते हैं। उदय सिंह प्रथम कौन था, उदा, जिसने कुंभा की हत्या की थी। मैंने कहा था उदा बड़ा बेहुदा निकला, वो उदय सिंह प्रथम था, ये उदय सिंह द्वितीय है। और अब किसी को पढ़ते हैं उदय सिंह का नाम। तो भोजराज की तो मृत्यु हो गई थी, हमने पढ़ लिया। रतन सिंह क्या करता है, रतन सिंह शासक बनता है 1528 के अंत से 1531 तक। रतन सिंह क्या अगला शासक बनता है। अगली जो हेडिंग है हम कौन सी डालेंगे, अगली हेडिंग हम रतन सिंह में पढ़ेंगे, क्योंकि रतन सिंह के बारे में कोई ज्यादा जब बातें हैं नहीं। रतन सिंह की हम यही चर्चा कर लेते हैं। रतन सिंह की इसके बारे में कहा जाता है कि उकेरिया उत्सव, उकेरिया उत्सव के दौरान शिकार खेलते हुए उकेरिया उत्सव के दौरान शिकार खेलते हुए क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उकेरिया उत्सव कहाँ कहाँ खेला जाता है, ये बूंदी के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, बूंदी के अंदर। तो वहां का कौन होता है, राजा सूरजमल हाडा। इनके दौरान शिकार खेलता है, शिकार खेलते क्या इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगला राजा बनता है, वो बनता है विक्रमादित्य, विक्रम सिंह। तो इससे मैं रफ कर देता हूँ, अगली हेडिंग डाल दो विक्रमादित्य की।
विक्रमादित्य। हाँ तो दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं अब हम विक्रमादित्य की। ये जो विक्रमादित्य है, ये ये नाम मात्र का शासक है, मतलब अयोग्य शासक है। इसके टाइम पर जो इसकी संरक्षक बनती है वो इसकी माँ बनती है। माँ कर्मावती। कौन बनती है? माँ कर्मावती। अब गुजरात का एक शासक है, ये दोस्तों, उसको पता चलता है कि मेवाड़ की हालात अभी खराब है। मेवाड़ का जो राजा है वो एक अयोग्य है और संरक्षक बनी है माँ कर्मावती। तो वो क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो जाता है। क्या होता है? मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो जाता है। कहा नाम, क्या नाम है उसका? बहादुर शाह। मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो जाता है। कर्मावती ये सोचती है कि युद्ध, अभी एक युद्ध हुआ है जस्ट, जिसके अंदर बहुत बुरी तरह हालत खराब हो गई है इसके अंदर मेवाड़ की। मेवाड़ को एक युद्ध और नहीं लड़ना चाहिए। तो कर्मावती क्या करती है, बहादुर शाह से संधि कर लेती है 1534 ईस्वी के अंदर। और संधि क्या करती है कि भाई बहादुर शाह तो युद्ध करने के लिए क्यों आ रहा है, आएगा मार काट होगी, कुछ सैनिक मेरे मरेंगे कुछ तेरे मरेंगे, तब जाके तुझे तोड़ जीतेगा। इससे अच्छा है मैं तेरे को रणथंभौर का और खंडार का किला दे देती हूँ, तू भी खुश मैं भी खुश, फालतू मार काट क्यों बचाना। बहादुर शाह को लगता है बात तो सही, भाई बिना लड़े दो किले आ रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है। तो बहादुर शाह को इस संधि के अंदर कौन से किले दे देती है वो? एक तो दे देती है खंडार का किला, खंडार का किला, और दूसरा रणथंभौर। ठीक है, बहादुर शाह वापस चला जाता है बंगाल। एक साल बहादुर शाह को सोचने का समय लगता है। एक साल में बहादुर शाह ये सोच के आता है कि बिना युद्ध लड़े मैंने उससे दो किले ले लिए, थोड़ा सा युद्ध लड़ता तो हो सकता है चित्तौड़ भी आ जाता। बहादुर शाह फिर अपनी सेना को तैयार करता है और वापस से युद्ध करने के लिए आ जाता है। पुनः युद्ध 1535 ईस्वी। और कहाँ पड़ाव डाल देता है? चित्तौड़ दुर्ग। कर्मावती, उस समय जो दिल्ली का शासक होता है वो होता है हुमायूं। कर्मावती क्या करती है, इस हुमायूं को राखी भेजती है। कर्मावती हुमायूं क्या करती है, राखी भेजती है। और जब कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, हुमायूं उन दिनों कहाँ रहता है? ग्वालियर में। हुमायूं कहाँ रहता है उन दिनों? ग्वालियर में रहता है। परंतु किसी सरदार के द्वारा हुमायूं को बाश और बहादुर शाह को ये समझा दिया जाता है कि भाई तू भी अफगान है, मैं भी अफगान हूँ, तू भी मुसलमान मेरे, मैं भी मुसलमान हूँ, इन राजपूतों के चक्कर में तू क्यों मुसलमान भाइयों से बैर ले रहा है। कहते हैं इस कारण से, कुछ लोग, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये कारण था, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये नहीं कुछ और कारण था। तो इस कारण से हुमायूं कर्मावती की सहायता करने के लिए नहीं आता है। और चित्तौड़ का युद्ध होता है 1535 के अंदर। इसके अंदर पूर्व केसरिया तो कौन करता है? देवरिया का ठाकुर बाग सिंह। और जौहर कौन करती है? कर्मावती। युद्ध में केसरिया तो कौन करता है? तो बाग सिंह केसरिया कर रहा है। और जो जौहर है वो कर्मावती के द्वारा जौहर किया जा रहा है। और कहते हैं इस युद्ध के अंदर राजपूत जो
सेना है इसकी हार होती है, और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाता है। चित्तौड़ का सेकंड शाखा। और बहादुर शाह इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। बहादुर शाह क्या करता है, बहादुर शाह इस युद्ध के अंदर जीत जाता है, और चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, बहादुर शाह अधिकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों। अब हुमायूं जो होता है, वो हुमायूं को अजीब लगता है कि जो कारण थे वो सफिशिएंट नहीं थे, जिसकी वजह से मैं रुका, और राखी की कीमत हुमायूं जानता था। तो इस कारण से हुमायूं क्या करता है, गुजरात पर आक्रमण करता है। ठीक है दोस्तों। किस पे आक्रमण करता है, गुजरात पर आक्रमण करता है। हुमायूं ये सोच करके हमें बहादुर शाह वहां मिल जाएगा, लेकिन वहां पे बहादुर शाह नहीं रहता है। बहादुर शाह का एक सेनापति रहता है जिसका नाम होता है तातर खां। इसका नाम क्या होता है, तातर खां। हुमायूं जो है कहाँ आक्रमण करता है, गुजरात पर आक्रमण करता है। क्या सोच करके, किसको मारेगा, बहादुर शाह को। परंतु उस वक्त बहादुर शाह क्या होता है, अभियान पे गया हुआ होता है, और वो अभियान कौन सा होता है, मंदसौर का अभियान। बहादुर शाह तो कहाँ गया हुआ है, मंदसौर का अभियान। तो गुजरात में कौन है, बहादुर शाह का सेनापति, इसका नाम है तातर खां। और हुमायूं इस तातर के तीतर उड़ा देता है बहुत भयंकर तरीके से। ठीक है। हुमायूं को पता चलता है कि इसके तो तीतर में उड़ा दिए। बहादुर शाह कहाँ गया हुआ है, मंदसौर। तो हुमायूं अगला आक्रमण कहाँ करता है, अगला आक्रमण करता है मंदसौर पर आक्रमण करता है। तो मंदसौर के अंदर उसे बहादुर शाह मिल जाता है, और इस बहादुर शाह को वहीं मार देता है। मार देता है, इसका क्या मतलब है, युद्ध करता है मंदसौर का युद्ध, उस मंदसौर के अंदर बहादुर शाह क्या होता है, मारा जाता है, और हुमायूं जीत जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हुमायूं गुजरात जीत चुका है, मंदसौर जीत चुका है। गुजरात को जीतते ही चित्तौड़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया, चित्तौड़ दुर्ग पर हुमायूं का अधिकार हो गया। चित्तौड़ का जो शाखा होता है, इससे पहले कर्मावती क्या करती है, अपने दोनों पुत्र थे, एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का नाम था उदय सिंह। इन दोनों को कहाँ भेज देती है, बूंदी भेज देती है। कहाँ भेज देती है, कर्मावती बूंदी, क्योंकि कर्मावती स्वयं भी बूंदी की थी। बूंदी कर्मावती का मायका था, तो इन दोनों को बूंदी भेज देती है ताकि ये दोनों सेफ रहे। ठीक है। तो हुमायूं क्या करता है, इन दोनों को बुलाता है। बड़ा जो कि उदय सिंह, सॉरी, बड़ा जो विक्रमादित्य रहता है, विक्रमादित्य को चित्तौड़ का दुर्ग सौंप देता है। कहता है कि राखी भेजी थी तुम्हारी माँ ने, इसी कारण से मैं नहीं आ सका, तो इतनी बड़ी बात हो गई, और अब मैं आ गया हूँ, चित्तौड़ मैंने जीत लिया है, ये चित्तौड़ संभालो और मुझे मुक्त करो। तो चित्तौड़ का शासक किसको बना देता है, हुमायूं। विक्रमादित्य को। ठीक है दोस्तों। तो चित्तौड़ किसके पास में आ गया वापस, विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य और उदय सिंह की। फिर अब दासी पुत्र बनवीर का जो भी पन्ना था, बचाएगी उदय सिंह को, सबकी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इस क्लास को पढ़िए, रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।